नमस्कार, मी अतुल कुलकर्णी. लोकमत.com मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आजच्या ग्राउंड झिरो भागात आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी भारतातले ख्यातनाम हृदयरोग तज्ञ डॉक्टर रमाकांत पांडा हे आपल्यासोबत आहेत. मुंबईत एशियन हार्ट्स या हॉस्पिटलचे ते प्रमुख आहेत. डॉक्टर साहेब, आपलं मनापूर्वक स्वागत लोकमतमध्ये. थँक्यू. डॉक्टर साहेबांनी आपल्याला रिक्वेस्ट केली होती की ते हिंदीमध्ये प्रश्नोत्तर करतील. आपल्यालाही हा विषय जास्तीत जास्त समजेल आणि आमचाही हेतू असाच आहे की हा विषय केवळ मराठीत केला तर तो मर्यादित महाराष्ट्रापुरता राहील, हिंदीत केला तर तो देशभर जाईल. आपण डॉक्टरांशी हिंदीमध्ये बोलणार आहोत. डॉक्टर साहब, लोकमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. कोरोना के बैकग्राउंड पे हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी के जरिए. हाँ जी. भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया, हाँ जी. और बाद में वो बढ़ाया गया, कम किया गया, ये बार बार लॉकडाउन कम ज्यादा करना, बंद करना, चालू करना, फिर भी कोरोना के पेशेंट कम नहीं हो रहे हैं. आप ये लॉकडाउन की तरफ किस तरह नजर से देखते हैं? लॉकडाउन में फायदा तो हुआ है. सिर्फ फायदा लॉकडाउन में 3 तरीके से हुआ. नंबर 1 जो हुआ है, जो नंबर पहले लॉकडाउन बहुत जल्दी भारत में जब 500 नंबर था उस टाइम लॉकडाउन हुआ, तो उसके वजह से जो नंबर नहीं बढ़ा. आप देखिए हमारा पॉपुलेशन कितना है, 130 करोड़ है. आप देखिए बाकी देशों में जितना नंबर है, हमारा उसी मुताबिक नंबर कम है. हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है, एक घर में एक कमरे में 8-8 आदमी रहते हैं. उसी चक्कर में आप देखेंगे हमारा नंबर इतना नहीं है बाकी देश के मुताबिक. जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा हुआ लॉकडाउन करने से, ये जो ज्यादा नंबर अभी हुआ है जुलाई अगस्त में. आप सोचिए 1 मिलियन आपका मार्च में अप्रैल में होता, उस टाइम सारा देश में फैसिलिटी नहीं था. जो 3 महीना टाइम दिया उसमें काफी फैसिलिटी बन गया. जैसे देखिए मुंबई में इधर हमारा हॉस्पिटल के सामने 2500 बेड का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल बन गया. उसमें 1500-2000 कोरोना बीमारी पे पेशेंट है. तो वो फैसिलिटी बनाने के लिए हमको सांस लेने का टाइम मिला. नहीं तो अप्रैल में करते तो कहाँ भी फैसिलिटी नहीं होता, मरीज बहुत ज्यादा मर जाते. नंबर 2 फायदा हुआ, जो 3 महीने हमको नया नया इलाज का जो टाइम मिला. जैसे कुछ स्टीरॉयड होता है, रेमडेसिविर, ये सब मेडिसिन आ गया. मार्च अप्रैल में वो मेडिसिन नहीं आता, तो उस टाइम में आप देखेंगे अभी जो डेथ रेट हमारा सबसे डरने के बाद क्या कोरोना में है, 80% लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं होता है. 10% लोगों को मामूली तकलीफ होता है, घर में रह सकता है आइसोलेशन में. कल 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है. उसमें 3-4% को आईसीयू में जाना पड़ता है, और उसमें 2-3% लोग का देहांत हो जाता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईसीयू एडमिशन और जिसको लोग जो देहांत होता है, जो डेथ रेट कम करना है. ये 3 महीने हम देखेंगे जो डेथ रेट ऑलमोस्ट 50% कम हो गया नया दवाई की वजह से. सो ये जो लॉकडाउन हुआ, पहले तो ज्यादा नंबर बढ़ाने में लेट कर दिया, तो जुलाई अगस्त तक हो गया, अच्छा हुआ. नंबर 2, उस टाइम में गवर्नमेंट को टाइम मिला कि बाबा थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह बना के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. नंबर 3, मेडिसिन नया नया आ गया, उससे डेथ रेट कम हो गया. डॉक्टर साहब, कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन से हैं? क्योंकि आज तो इलाज तो सब ऐसे वेग ही चल रहे हैं, ये ट्राई करके देखो, वो ट्राई करके देखो. आप इसमें क्या कारगर समझते हैं? ना, इलाज का टाइम जब आएगा उसके बारे में बताएंगे. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वही जो 3 चीज जो सबसे हम बोलते हैं. फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट रखना बहुत जरूरी है. दूसरा जो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, कहाँ भी जब जाते हैं मास्क पहने. तीसरा जो हैंड वॉश वगैरह करना है. उसमें मैं चौथा डालूंगा, जिसके पास हो सकता है तो जो ग्लोव्स पहनने का है, क्योंकि हमको देखा गया है कि सबकॉन्शियसली हम लोग अपना मुंह को 1 घंटे में कम से कम 20-25 बार छूते हैं, और उसमें से वो बीमारी भी होने की चांस है. ग्लोव्स पहना तो उसको टच करने की चांस कम है. ये तीनों चीज मैं तो जरूर सबको बताऊंगा करने के लिए. एंड स्पेशली इंडिया के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा स्लम में एक रूम पे अंदर 7-8 आदमी रहते हैं, उधर तो फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है. तो उस सिचुएशन में बताऊंगा, घर के अंदर 24 घंटा आप मास्क पहनो. खाली खाना खाने के टाइम और नहाने का छोड़ के बाकी टाइम मास्क. घर के अंदर ज्यादा लोग हैं जहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, ये दिखा गया कि मास्क में काफी फायदा होता है. देखिए, जिस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आदमी को कोरोना हुआ है उसको पहनना जरूरी है, लेकिन 80% को तो सिम्टम्स नहीं है, पता नहीं चलेगा. इससे बेहतर है सबको पहनने का है. एक आदमी जिसका बीमारी है वो नहीं पहना, दूसरा आदमी पहना, सिर्फ 70% चांस है स्प्रेड करने की चांस है. और जिसको बीमारी है वो पहन लिया तो 70% से सीधा 5% कम हो जाता है. और दोनों, जो बीमारी है जिसको बीमारी नहीं है, दोनों पहना है तो 70% से 1.5% तक बीमारी
होने की चांस कम हो जाता है। तो इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा घर के अंदर भी पहनिए। डॉक्टर साहब, आप हार्ट स्पेशलिस्ट है, दिल का आपका बहुत नजदीकी रिश्ता है। कई हाँ जी। लोग दिल से जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ लेकिन जी। क्या कोरोना की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है, खासकर उन्हें जिन्हें दिल से संबंधित पहले से कोई बीमारी ही नहीं हो? हाँ, कोरोना ये दिखा गया है कि कोरोना खाली फेफड़े को अफेक्ट नहीं करता, हार्ट को भी बहुत अफेक्ट करता है। और ये हार्ट को 3-4 तरीके से अफेक्ट करता है। एक तो जिसको कोरोना बीमारी बिल्कुल नहीं है, ऐसा हार्ट का बीमारी नहीं है, कोरोना हुआ, उसमें क्या होता है शरीर का वो ओवर रिएक्शन हो रहा है। ज्यादातर लोग जो कोरोना से वजह से मरते हैं, वो जो वायरस से नहीं, वायरस का अटैक से नहीं मरते हैं। शरीर का जो ओवर रिएक्शन होता है, शरीर के अंदर बहुत रिएक्शन होता है, वो सारा चीज को डैमेज करता है। फेफड़े को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, एक केमिकल होता है साइटोकाइन। वो हार्ट मसल को डैमेज कर देता है, तो हार्ट मसल वीक हो जाता है, जिसको कोरोना कोरोना बीमारी है। सबको नहीं होता है, लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 मरीज में 1-2 आदमी को होने वाला है। और जो हाई रिस्क लोग हैं, जो 55 साल की उम्र है, जिसका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बाकी फेफड़े का बीमारी है, बाकी बीमारी है, उनको होने की चांस है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो हार्ट मसल वीक हो जाता है, उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। दूसरा जो है जिसका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है ना, हार्ट बीमारी हुआ तो जैसे मरीज को कोरोना जो सीवियर फॉर्म होता है, फेफड़ा में डैमेज है, फेफड़े का काम है सारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ना फेफड़ा काम नहीं कर पा रहा है, मतलब हार्ट को उतना ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 गुना काम करना पड़ेगा। जैसे ट्रेडमिल को आदमी जो चलेगा, भागेगा, 100 मीटर भागेगा, आप उसको बोलो 100 मीटर कंटिन्यूअसली भागो, तो 5 मिनट के बाद वो टायर्ड होके गिर जाएगा। तो हार्ट का वही कंडीशन है, हार्ट को कंटिन्यूअस ट्रेडमिल करना पड़ता है 24 घंटा, क्योंकि 3 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि फेफड़े में से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से जिसका हार्ट बीमारी नहीं है, उसका भी हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसका हार्ट बीमारी ऑलरेडी है, उसका हार्ट अटैक होता है। तीसरा है ये जो साइटोकाइन शरीर के अंदर से जो केमिकल फाइट करने के लिए शरीर निकालता है, वो आपका जो ब्लॉकेज जो है उसके अंदर जाके उसको और थोड़ा पतला ये सॉफ्ट कर देता है, तो उसके वजह से वो ब्लॉकेज टूट के फिर हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए कोरोना बीमारी लोगों को हार्ट अटैक होने की चांस है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 100 मरीज से 2-3 को ऐसे होने की चांस है, सबका नहीं होता है। और जिसका हार्ट बीमारी है, वो लोग भी थोड़ा परहेज रखना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना दवाई वगैरह ठीक टाइम पे लिया करिए। मैं वही नंबर 2। बात करने आने वाला था कि अच्छा। जिन्हें दिल की बीमारी नहीं पहले से है, उन हाँ। लोगों ने कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जो दिल का ये दिखा गया है कि जिसका दिल का बीमारी है, तो अब कोरोना हो गया तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। आम आदमी का देखिए जान के ऊपर खतरा 2% 3% है, दिल का हो गया तो 10-12% 15% रिस्क है। ऐसे नहीं कि 100% रिस्क है। लेकिन थोड़ा कुछ सावधान रहेंगे तो वो रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना दवाई ठीक तरह से लिया करना, बंद नहीं करना। नंबर 2, आपका जो ये ठीक टाइम पे खाना-पीना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, क्योंकि देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से शरीर का इम्यूनिटी बढ़ जाता है। नंबर 3, आपका डायबिटीज ब्लड प्रेशर वगैरह है कि उसको अच्छी तरह कंट्रोल करना है। डायबिटीज शुगर ज्यादा हो गया तो कोरोना में ज्यादा इन्फेक्शन, इस कोरोना से प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा है शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाना है, क्योंकि ये दिखा कि अभी तो दवाई कुछ नहीं है, ओनली वे अपना शरीर का जो इम्यूनिटी उसको फाइट करने के लिए। उससे सबसे इम्पोर्टेंट है रोज 8 घंटा सोने का है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, उसके साथ योगा करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, खाने पीने का परहेज करना है। और ये दिखा गया कुछ सप्लीमेंट जो है, विटामिन सी रोज 1 ग्राम लेना है, और जिंक सप्लीमेंट मल्टीविटामिन जिसमें जिंक है, ये दिखा गया है कि जिंक लिया तो वो एक रेयर एलिमेंट है, जो रेयर जो मेटल है वो शरीर को कोरोना वायरस से फाइट करने से बहुत हेल्प करता है। तीसरा है जिसका विटामिन डी कम है, वो भी विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है। ये तीनों चीज करना है, दवाई लेना है, एक्सरसाइज करिए, कोई डरने की बात नहीं। वैसे भी ज़िंक हमें खाने में अक्सर बहुत कम मिलता है। यस, इसीलिए आजकल बहुत सारे जो मल्टीविटामिन आता है उसमें जिंक सप्लीमेंट रहता है, डॉक्टर तो साहब उसको ले लीजिए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब जिन्हें दिल की बीमारी हो, जी, या अ, वो तो कैसे सावधानी बरतेंगे ये आपने बता दिया। हाँ लेकिन जी, जिनकी बायपास सर्जरी हुई है हाँ या जी, जिन्हें स्टेंट लगाया है, हाँ उन्हें जी। कौन-सी सतर्कता रखनी चाहिए? उन्होंने क्या केयर करनी चाहिए खुद की? उनमें तो वही ये जो हार्ट का बीमारी बताया, लेकिन उनको और ज्यादा केयर लेना चाहिए।
स्पेशली ये जो गोली बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस से भी शरीर के अंदर क्लॉट बन जाता है, खून का जमाट हो जाता है। तो लकीली ये जो बाईपास पेशेंट है, स्टेंट पेशेंट है, ऑलरेडी उन लोगों ने खून पतले की गोली ले रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा प्रोटेक्शन होता है, लेकिन गोली बंद नहीं करना है। और जैसे बताया, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करना है, थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेना, शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाना है। जिसका वजन ज्यादा है, एक्सरसाइज करके वजन कम करना है, क्योंकि ये भी दिखा गया है जिसका वजन ज्यादा है उनको थोड़ा रिस्क ज्यादा है। ओके। हाँ जी। दूसरा, कई यंगस्टर्स ऐसे हैं, हमने देखा है, जो सर्वेज अभी आ रहे हैं, जो फिगर आ रहे हैं अलग अलग, कम एज वाले भी लोग इसमें उनकी मौत हो गई है। हाँ जी। कई हाँ जी। यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी दिल की बीमारी नहीं थी, कोई हाँ जी। हिस्ट्री उनको नहीं है, उनके घर में किसी को दिल की बीमारी नहीं है, वो भी ऐसे समय में हार्ट अटैक आके हाँ जी। गए हैं, ऐसा दिखाई हाँ दे जी। रहा हाँ है। तो जी। हाँ जी। ये चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सीधे यही है कि क्या है ना, ये बीमारी का अभी तो ये वायरस के लिए कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, शरीर का अपना जो इम्यूनिटी है उसको फाइट करता है ना। उसमें दिखा गया है कि कुछ लोग हैं जिनका वो इम्यूनिटी में थोड़ा कमी है, और उसके वजह से शरीर ठीक तरह से फाइट नहीं कर पाता है। शरीर में अंदर जो एक कैसे फाइट करता है, जैसे शरीर के अंदर बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक सब सेल है जिसको टी सेल बोलते हैं, वो जाके ये वायरस को अटैक करता है। और जैसे क्या करता है, उसमें ये केमिकल रिलीज करता है। केमिकल मतलब वो सेंट एक रिलीज करता है, तो बाकी भी शरीर का जितना डिफेंस सिस्टम वो केमिकल को फॉलो करके उधर आता है। और कुछ लोग हैं जिसका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव है, वो बहुत ज्यादा ये केमिकल सीक्रेट करता है, बहुत ज्यादा निकलता है, वो कम के जगह बहुत ज्यादा आता है। ये केमिकल भी शरीर के अंदर डैमेज करता है। ये दिखा गया कि ये जो कम उम्र वाले जो गुजर जाते हैं, उनका शरीर में कुछ डिफेक्ट है, जिसके वजह से शरीर का जो साइटोकाइन रिएक्शन जो स्टॉर्म बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जोर से होता है। उसके वजह से शरीर के अंदर चारों तरफ खून जम जाता है, हार्ट डैमेज हो जाता है, फेफड़ा डैमेज हो जाता है। अभी तक पता नहीं चला कि किसको होता है, क्यों होता है। ये अभी तक कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है जिसके वजह से पता चले। तो होपफुली थोड़ा टाइम चलेगा, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि सबको, चाहे उम्र कम है ज्यादा है, सबको ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। वो लेंगे तो ये सब होने की चांस कम है। हाँ, ये नहीं है कि कम उम्र है चलो हमको कुछ नहीं होगा, इसको केयरलेस नहीं बनना चाहिए। तो अपने को तकलीफ हो सकता है, अपने घर में भी जो बुजुर्ग है उनको भी दे सकते हैं आप। ओके। डॉक्टर साहब, आप शुरू से एक बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल अलग-अलग होने चाहिए। हाँ जी। गवर्नमेंट ने भी वो बात अभी मान ली, हाँ कुछ जी। कोविड हॉस्पिटल अलग से किए, कुछ नॉन कोविड अलग से कर हाँ दिए। जी। लेकिन आपको ऐसी आवश्यकता क्यों लगती है? उसके बारे में आप क्या बताएँगे? हाँ जी, देखिए ये बहुत कोविड एक बहुत जो फैलता है, बाकी अभी तक जो बीमारियां आया है, अब देखिए अब दुनिया शादियों से ना हजारों साल से ये खांसी जुकाम है, घर में किसको होता है, सबको नहीं होता था। लेकिन एक बीमारी एक है जो एक भी हुआ तो सारा घर में सबको हो जाता है। इतना मारात्मक ये है, इतना जोर से फैलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिसको ये बीमारी हुआ उसको अलग अलग रखना है, हॉस्पिटल सेपरेट करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दिखा गया है, अभी एक 245 हॉस्पिटल सारा दुनिया में 25 देश से चेक करके दिखा है, एक बार मरीज जो रेगुलर देखिए हार्ट का इलाज के लिए आया है, फेफड़े का या किडनी इलाज के आया है, उसको हॉस्पिटल में कोविड हो गया तो उसका जो डेथ रेट 10 से 15-25 गुना बढ़ जाता है। जब मामूली सर्जरी जहाँ डेथ रेट जो 1% से कम है, उधर 25-30% लोग मर जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड पेशेंट को अलग अलग रखना है जहाँ फैसिलिटी है। क्योंकि हमारा देश में जितना हॉस्पिटल है सब 10,000, 5,000, 15,000 स्क्वायर फीट का है। उसके अंदर आपका जो जाने के लिए जगह एक ही है, आपका लॉबी एक है, लिफ्ट एक है, टॉयलेट एक है, वार्ड एक है, उसके अंदर आप कैसे अलग अलग रखो? जहाँ फैसिलिटी है, जहाँ 2 अलग अलग बिल्डिंग है, अलग अलग रखो। बाकी देश में क्या है, उनका 8 लाख 10 लाख स्क्वायर फीट का बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसमें 4-4 ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक को आपने कोविड बना दिया, एक को नॉन कोविड बना। इधर वो भी एक कारण था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, और जो भी कोविड के लिए नहीं, उनको बेचारे दूसरा बीमारी के लिए आया था वो मर गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कोविड को अलग करना है और नॉन कोविड को अलग करना है। जो बिल्डिंग में जिसमें फैसिलिटी है, 2-2 विंग है, उसको अलग रखो। जहाँ विंग नहीं मतलब कोविड को अलग रखो, नॉन कोविड को अलग रखो।
तीसरा जो है हॉस्पिटल एक सेटिंग है जहाँ क्योंकि मरीज आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन होने की चांस, कोविड होने की चांस 5 से 30 गुना ज्यादा है बाहर से। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है बाबा, कोविड पेशेंट, नॉन कोविड जो पेशेंट आते हैं उनको सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सर्जरी के बाद कोविड हो गया तो वो 40-50% चांस है, 25% चांस है गुजर जाएंगे, इतना रिस्क बढ़ जाता है। ओके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों हॉस्पिटल को अलग अलग रखना चाहिए। आपने जो सुझाव दिया था गवर्नमेंट ने अभी उस पे अमल भी किया है, कई जगह पे अलग हाँ अलग करना भी शुरू हाँ किया है। हाँ ये जी बेसिक बात थी जो आपने बहुत जोर के साथ रखी। डॉक्टर साहब, अक्सर आप बहुत स्पष्ट बोलने के लिए माहिर है। बीच में भी आपने एक बार कट प्रैक्टिस के ऊपर भी हाँ बहुत जी स्पष्टता से आपके विचार रखे थे। हाँ जी तो उसी का फ़ायदा लेते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई निजी अस्पताल है जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो हाँ जी बिल्कुल लंबे-लंबे बिल दे रहे हैं हाँ और जी। निजी 5 लाख से 2 लाख ऐसे-ऐसे बिल दे रहे हैं। एक एक ही पीपी किट पहनते हैं लेकिन उसका बिल सब जगह डिवाइड किया जाता है। तो क्या सही में इलाज के लिए इतना पैसा लगता है? देखिए, कुछ मरीज होंगे जिसका तबीयत बहुत खराब है, जिसमें बहुत सारे सामान यूज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि जो किट आप देखिए, स्टाफ गया, वो स्टाफ बेचारे को खाना खाना पड़ेगा या बाथरूम जाना पड़ेगा। एक बार बाथरूम गया वो किट को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि बाहर उसका वायरस है, उसको यूज किया तो स्टाफ को ये हो जाएगा। तो हर बार वो बात खाना खाने गया, बाथरूम गया भी उसको वो नया किट यूज करना पड़ा। जो मरीज बहुत सिक है उसके लिए तो खर्चा बढ़ जाता है। बाकी ये जो एक ही किट 4-4 पेशेंट को चार्ज करना वो गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। एंड अभी तो जो प्राइस कम हो गया और गवर्नमेंट में भी अभी सब कैप बना दिया कि इतने के ऊपर खर्चा कोविड पेशेंट के लिए ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। वो सही चीज है, जो कि जितना आपका खरीद का है उसके बाद परसेंटेज रख के उसके ऊपर आप ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे। आई थिंक जो गवर्नमेंट ने जो लाया है वो अच्छा है, उसके वजह से मरीज लोगों को ज्यादा बिल नहीं होगा। लेकिन कुछ पेशेंट रहेंगे जिसका कि बहुत उनका कंडीशन खराब है, उसमें खर्चा तो लगने वाला है। आपका इंजेक्शन, मेडिसिन इज सो एक्सपेंसिव, स्पेशल एंटीबायोटिक्स। कोरोना बीमारी क्या है कि खाली कोरोना बीमारी नहीं है, जब इलाज के बाद आएगा हम बात करेंगे, उसके साथ भी एंटीबायोटिक्स यूज होता है। तो हाई लेवल एंटीबायोटिक्स हो गया तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा टाइप का इंजेक्शन देना पड़ता है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए खर्चा बढ़ जाता है। कुछ जो जिसका कंडीशन बहुत सिक है उसका तो बिल जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन जिसका कंडीशन अच्छा है उसमें तो बिल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है, महाराष्ट्र में भी देखा गया है, बाहर के राज्यों में भी देखा गया है। जैसे हम हमारी बात करेंगे महाराष्ट्र की, एक डोंबिवली का एक पेशेंट फुटपाथ पर दर्द से चरमरा रहा था। उसको कोरोना पॉजिटिव था, उसे उसे हाँ जी आईसीयू में भर्ती किया। वो फिर वहाँ से वो भाग निकला, उसके बाद उसको फिर पकड़ के लाया गया। हाँ जी। लोगों में इतना अनरेस्ट है, लोग मेंटली बहुत तकलीफ में है। और क्या इन ऐसी घटनाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी? क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अब कोरोना से जूझने के लिए कहीं असफल तो नहीं हो रही है? जी देखिए, ये जो महामारी इतना जल्दी इतना जोर से आया है, हमारा देश नहीं है। आप देखिए सबसे जो रिच कंट्री है अमेरिका, उसका हालत देखिए। जब आया देखिए न्यूयॉर्क में क्या हालत हो गया। वही प्रॉब्लम था, कॉरिडोर में पेशेंट को डालते थे, डेड बॉडी कहाँ डाले थे, बिकॉज इतना जल्दी आया था। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जोर से जो बीमारी फैला है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सांस लेने के टाइम नहीं मिला कुछ बनाने के लिए। लकीली हमारा इधर जो लॉकडाउन बहुत जल्दी शुरू हुआ, इसलिए आप देखिए हमारा नहीं, डब्ल्यूएचओ सब उसको प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, इंडिया अच्छी तरह से फाइट कर रहा है। आप कैलकुलेट करिए 130 करोड़, जहां इटाली में हार्डली आपका 5 करोड़ आदमी है, 4 करोड़ आदमी, कितना लोग मर गए, कितना बीमारी हो गया। उसी मुझे आप कैलकुलेट करिए, इंडिया में हमारा इतना पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है, हमारा तो 50-60 मिलियन हो जाना चाहिए था। ये जो अर्ली लॉकडाउन हुआ काफी हेल्प किया ना। ये जो बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ओवरवेल्म हो गया, कोई भी देश उसको संभाल नहीं पाया। ये जो लॉकडाउन हुआ हमको थोड़ा टाइम दिया ना। कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली ये जो महामारी एक चीज दिखा है कि ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर, वही मैं अनदर थिंग मैं अभी फाइट करूंगा फ्यूचर में भी, कि गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जहां भी नहीं है, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब चीज, ये महामारी जैसे सडनली आता है कभी उसको संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर है, आपको जमीन खरीदना पड़ता है, बिल्डिंग खरीदना पड़ता है, स्टाफ सैलरी देना पड़ता है,
इक्विपमेंट, सामान खरीदना 80% उनको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में 80% इस टैक्स पेयर पैसे से आता है। देन ओनली यू कैन डू सो। हर देश में, हमारा देश में तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, उसको बहुत स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। ये अभी देखिए, ये जो लॉकडाउन में टाइम दिया, इसमें सांस दिया। अब देखिए, जैसे बताया, हॉस्पिटल हमारा एशियन हार्ट के सामने 2500 बेड का बना है, बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, उसमें मरीज लोग बहुत ठीक होके जा रहे हैं, उनका डेथ रेट बहुत कम है। ये टेम्पररी, लेकिन हमको फ्यूचर में भी हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पूरा डेवलप करना चाहिए। जैसे बिल गेट्स बोलता है कि बाबा ये जो फ्यूचर में रेगुलर वॉरफेयर नहीं होगा, जैसे रेगुलर वॉरफेयर के लिए हमने ये जो लड़ाई का सब प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे भी जर्म वॉरफेयर के लिए सब देश अपना जर्म वॉरफेयर के भी ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलरली। ये सब, ये महामारी जो हमारा देश के नहीं, सारा देश में, सारा दुनिया में, सब देश में ये जो हेल्थ केयर सिस्टम जो गैप दिखाई दिया, और ये जो आप क्वेश्चन पूछा, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर सिस्टम इतना ओवरबर्डन है, आप देखेंगे डॉक्टर नर्सेस सबका शॉर्टेज है। वो लोग बेचारे पूरा 24 घंटा अपना जान दे के काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर नर्सेस भी गुजर गए हैं। आप देखेंगे लास्ट डाटा, आई थिंक 100 से ज्यादा डॉक्टर लोग जो गुजर गए हैं, नर्सेस तो बहुत गुजर गए हैं। तो वो तो होता है, अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा फैसिलिटी कम है और इतना पेशेंट है, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन ये जो 3 महीने का ये जो लॉकडाउन टाइम दिया, उसमें सारा देश में, एक्सेप्ट अभी जो रूरल एरिया में फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बाकी एरिया में, अर्बन एरिया में पूरा सब हो गया। मुंबई में देखिए, बेड का अभी कोई कमी नहीं है, अप्रैल में बहुत कम था, अभी बेड कमी नहीं है दिल्ली में। हाँ जी, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन एक चीज सच है कि बाबा, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हैज टू बी रोबस्ट। प्राइवेट का काम है सपोर्ट, प्राइवेट कैन नॉट बी प्राइमरी। हमारा देश में 70% प्राइवेट है, ये उल्टा होना चाहिए। 80% पब्लिक होना चाहिए, 10-20% प्राइवेट होना चाहिए। बहुत बहुत सही बात आपने कही है डॉक्टर साहब। मैं इलाज के ऊपर आता हूँ, जो आप बोल रहे थे कि इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर में कई वैज्ञानिक जुट गए हैं, देश दुनिया भर में काम हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग दवाई उनके नाम सामने आ रहे हैं। इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए कितना समय लगेगा, आपको क्या लगता है? जी देखिए, 2 टाइप का इलाज है। एक जो वैक्सीन करने का, वैक्सीन देने से शरीर का इम्यूनिटी हो जाता है, फिर आदमी को बीमारी नहीं होता है। दूसरा जो दवाई से डायरेक्टली वायरस को मारा जाता है। ना डायरेक्टली दवाई से वायरस मारने के लिए जो नया दवाई ढूंढ के उसको बनाने में नॉर्मली 5 से 10 साल लगता है। आप जितना भी शॉर्टकट करो, क्योंकि आप 10,000 दवाई नया ढूंढोगे, उसमें 2-4 जो सही निकलेगा, जो शरीर को बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। इतना जल्दी वो जो डायरेक्टली कोविड को मारने के लिए जो दवाई नहीं हो पाएगा, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ दवाई जो है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, वो जल्दी बनने की चांस है, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। उसमें देने से क्या होगा ना, ये वायरस को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। 3-4 महीने के लिए आदमी को पूरा उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। उसका काम चल रहा है। वो भी मेरे मुताबिक बहुत मिराकल है, महीने में आ जाएगा, नहीं तो कम से कम 6 महीना 1 साल लगेगा। दूसरा जो हुआ वैक्सीन ये नॉर्मली 4 साल लगता है, लेकिन अभी इन लोगों ने बहुत शॉर्ट सर्किट करके सारे दुनिया भर सब गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं। हमारा ये उम्मीद है कि नेक्स्ट 6-8 महीने में एटलीस्ट 3-4 वैक्सीन जो बहुत उसका अच्छा प्रिलिमिनरी रिजल्ट दिखा रहा है, 6-8 महीने में आ जाएगा। मेरे मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो आ जाएगा। तीसरा जो है, बहुत सारे ऐसे जो दवाई है ऑलरेडी दूसरा बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसको अभी देख रहे हैं कि वो बीमारी, वो दवाई इसमें इस्तेमाल हो सकता है क्या। वो दिखा गया कि उसमें काफी फायदा होता है। एक डेक्सामेथासोन है, जिसका वो 50 पैसा एक टैबलेट का कीमत है, 20 पैसा कीमत है। वो दिखा गया कि जो बीमारी में, जिसका ज्यादा बीमारी है, उसको दिया तो 25% डेथ रेट कम हो गया। ब्रिटेन में कैलकुलेट किया, इनको 4 महीना पहले पता होता तो 5,000 लोगों का जान बचा सकते थे। तो वो एक बहुत 25% सीधा जान बचा देता है। दूसरा जो हुआ रेमडेसिविर, वो एबोला के लिए बना गया था, लेकिन वो भी दिखा गया है कि उसमें फायदा होता है, तो वो हो गया।
दूसरा तीसरा है जो फाविपिराविर करके एक जापानीज मेडिसिन था, वो कॉमन फ्लू के लिए इस्तेमाल करते थे। वो भी आजकल जो वो आ गया अभी फ्लू, बाकी 2-3 नाम है उसका इंडिया में हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसका भी फायदा होता है, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सस्ते में मिलता है। मलेरिया बाकी जो रिमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा डायरेक्टली आम आदमी को लेने के लिए। डॉक्टर को बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, उससे पहले प्रॉपर ईसीजी करके देखना चाहिए, क्योंकि ये जो गोली लिया उसके शरीर के अंदर 15-20 दिन रहता है, जल्दी निकलता नहीं, और हार्ट का इरेगुलर हार्ट बीट करता है, जिस सबका नहीं होता है, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है हो सकता है। इसलिए आम जनता को नहीं बोलूंगा गोली सीधा ले लो, लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके एग्जामिन करके लो। तो ये सर जो बाकी जो गोली सब दूसरे बीमारी के लिए यूज करते थे, वो गोली मिल गया, उसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। अभी अप्रैल में और अभी 50% जान ज्यादा बच सकता है। डॉक्टर साहब, एक भारत सरकार का जो आईसीएमआर है, हाँ जी, आईसीएमआर ने वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मानकों के ऊपर चलता है। हाँ जी, उन्होंने जो कहा वो हमने फॉलो करना शुरू किया। हाँ जी, कोरोना के विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते। उसके बाद इसी संगठन ने अपने ही दावे का संशोधन किया और कहा कि कोरोना का संक्रमण छींक या मुंह से निकले स्राव की वजह से होता है। हाँ, अब नया संशोधन आया कि कोरोना का विषाणु हवा के जरिए फैल रहा है। हाँ। आम आदमी ने किस बात पर भरोसा रखना चाहिए? देखिए, ये जो होता है ये साइंस की वजह से होता है। ये कोई कोई अपने मर्जी में कोई नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या है, ये बीमारी बहुत नया बीमारी है, 4 महीना हुआ। और ये जो बाकी पहले जो कोरोना वायरस था, बाकी दूसरा वायरस की तरफ ये नहीं कर रहा है, ये पूरा कंप्लीटली अलग कर रहा है। बाकी खांसी जुकाम में कभी आपको सुना नहीं कि हार्ट अटैक होता है, क्या फेफड़ा इतना डैमेज हो जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किडनी होता है, डायरिया हो जाता है। ये तो सारा शरीर को अफेक्ट करता है। ये कंप्लीटली नया बीमारी है, उसके लिए जो जानकारी जो होता है टाइम लगता है। 6 महीना 1 साल तक वो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। तो पहले उसने सोचा कि जो स्टडी किया उसमें दिखा गया कि सरफेस ऐसे नहीं कि नहीं होता है। आप देखेंगे सरफेस से होता है, लेकिन पहले हम सोचे थे कि वायरस सरफेस के ऊपर 3 दिन तक रहता है, लेकिन वो जो 30 डिग्री कम टेम्परेचर में देखा था, लेकिन इंडिया में 30 डिग्री कहाँ है, सब जगह 40-45 डिग्री है। तो 40-45 डिग्री वायरस तो 3 दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 2-4 घंटा 6 घंटे के लिए उसका रिस्क है। दूसरा, उसने पहले मास नहीं बोल रहे थे, सबने पूछा था कि ये सब सर कोई सरफेस के ऊपर हुआ, उधर से हाथ से पकड़ा तो होता है। फिर ये दिखा गया कि जैसे स्टडी करके देखेंगे कि बाबा जो नजदीक 6 फीट के अंदर है, बात किया तो उस पर निकलता है। अभी ये दिखा गया है कि जिसको खांसी होता है, मास्क नहीं पहना तो 20 फीट तक जाता है वायरस। क्योंकि ये सब साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक एक नया स्टडी किया, फिर देखा उन लोगों ने, फिर नया गाइडलाइन दिया। ये अभी पता चला कि बाबा ये नहीं कि नॉट ओनली दैट, ये जो क्लोज रूम है, एयर में नहीं कि आप हवा में जाते हो रास्ते में आपको पकड़ लेगा, ऐसे नहीं है। क्लोज रूम में, जहां जैसे लिफ्ट के अंदर जाते हो, एक छोटा ये रूम है जिसके अंदर सर्कुलेशन नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, हवा नहीं घूमता है, उसके अंदर ये वायरस 6-8 घंटा रुक सकता है। तो उसके वजह से एयर ट्रांसमिशन हो सकता है। इसको धीरे-धीरे, क्योंकि बीमारी नया है, जैसे ही उसका इलाज भी हम धीरे-धीरे नया-नया इलाज निकाल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी कैसे वो फैलता है उसको भी धीरे-धीरे जानते हैं। तो इसलिए ये जो गाइडलाइंस आता है वो सब सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये किसी को पता नहीं था बीमारी के बारे में। तो जैसे जो ज्यादा साइंटिफिक स्टडी होता है, उसी मुताबिक जो तरीका निकलता है तो उसको लोगों को जानकारी दिया जाता है। ये सब सही है, जो बताया सब ठीक है, कोई उसमें गलती नहीं था। लेकिन लोगों को साइंस के ऊपर WHO, ICMR को विश्वास रखना चाहिए, और जो बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है कि जो बताया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। यस, लोग फॉलो नहीं करते और फिर खुद का दिमाग लगा के खुद डॉक्टर बन यस, जाते हैं, तकलीफ हाँ, में आ हाँ। जाते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है, इवन कम उम्र है, आप जैसे बताया कम उम्र वाले भी, उनको भी जान चला जाता है। और घर के अंदर जितना बुजुर्ग है, बुजुर्ग नहीं जिसका कोई बीमारी है, उनको भी तकलीफ दे सकता है। बराबर, बराबर। सबको करना बहुत जरूरी है। और ये भी दिखा गया है कि बच्चों का, आजकल बच्चों का उसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। वो बच्चों का, पहले हम सोचे थे कि बच्चों का ये बीमारी नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है, बहुत कम है। लेकिन जिसको होता है, दिखा गया है कि इंडिया में अभी तक इतना रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बाहर देश में रिपोर्ट किया है कि ये सारा शरीर में हार्ट को, किडनी को परमानेंट डैमेज करता है, बच्चों का भी। इंडिया में इतना रिपोर्ट नहीं हुआ है। जैसे कावासाकी टाइप का डिजीज बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सारा शरीर को बच्चों का इफेक्ट करता है।
तो कोई इसके ये बीमारी से किसी का प्रोटेक्शन नहीं है। फिर भी मैं लोगों को बोलता हूँ डरने की कोई बात नहीं है। पहले जब मार्च अप्रैल में हम इतना डरते थे, अभी हमको धीरे धीरे पता चल गया कि ये जो 3-4 चीज हम करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश करेंगे तो पूरा सेफ्टी सम 90%, 100%, 1-2% रिस्क आ जाएगा। तो लोगों को डरने की नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बात करते वक्त प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट की जो हेल्थ सिस्टम है उसको सुधार होना चाहिए, ये बात कही थी। हाँ जी। 70% गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम बड़ी होनी चाहिए, अपने पास आता है। मैं एक अपनी मुलाकात, ये जो इंटरव्यू चल रहा है उसका एंड करते हुए मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं वो मराठी में बताऊंगा किस्सा। जानेवारी-फरवरी 1986 त्यावेळी जे हॉस्पिटलमध्ये ग्लिसरीन देण्यावरून एक इश्यू घडला. ग्लिसरीनमध्ये मिलावट होती, भेसळ होती आणि ते ग्लिसरीन पेशंटला दिलं गेलं. त्यामध्ये काही लोकांचे डोळे गेले, 14 लोकांचे जीव गेले. सगळ्या देशामध्ये हा विषय चर्चेला आला. महाराष्ट्रात प्रचंड याच्यावरून गदारोळ झाला आणि त्यानंतर जस्टिस बख्तियार लेंटिन यांचं एक कमिशन नेमलं गेलं. ते हायकोर्टाचे जज होते त्यावेळी आणि त्यांच्या सिटिंग जज होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमलं गेलं आणि लेंटिन कमिशननी जो रिपोर्ट दिला, तो रिपोर्ट विधानसभेच्या आणि विधान परिषदेच्या म्हणजे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने तो रिपोर्ट ऍक्सेप्ट केला. त्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी एक गोष्ट पिनपॉइंट केली होती. त्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही ज्या कंपन्यांकडनं औषधं विकत घेताय त्या कंपन्यांचं 7 वर्षाचं रेकॉर्ड तपासा आणि त्या 7 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्या कंपन्यांनी एकही प्रोडक्ट त्यांचं स्टँडर्डचं बनवलेलं नसलं पाहिजे. त्यांच्यावर कुठलेही खटले किंवा कुठलाही गुन्हा दाखल असलेला नाही पाहिजे. कोणतीही त्यांना एफडीएची डिपार्टमेंटल वॉर्निंग सुद्धा मिळालेली नसली पाहिजे. त्यांचं लायसन्स 7 वर्षात कधीही सस्पेंड नाही झालेलं पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे औषधं घेताना ती स्वस्त मिळतात म्हणून घ्यायची नाहीत, तर त्याच्यात दर्जा चांगला पाहिजे. मग थोडी महाग मिळाली तरी चालतील, पण दर्जेदार औषधं घेतली पाहिजेत. या सगळ्या शिफारसी जस्टिस लेंटिननी केल्या. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी त्या स्वीकारल्या. आजही त्या सरकारला बंधनकारक आहेत. असं असताना देखील 1986 ते 2020 34 वर्ष गेली या सगळ्याला. माणसं बदलली, वृत्ती मात्र तीच राहिली. लोकांचे स्वभाव बदलले नाहीत. आजही औषध खरेदीत आम्ही घोटाळे करतो. औषध खरेदीमध्ये चिरीमिरी घेतो. लोकांना सबस्टँडर्ड औषधं देतो. साधे सॅनिटायझर देखील आम्ही सबस्टँडर्ड द्यायचे प्रयत्न करतो या कोरोनाच्या काळात देखील. असं जर आम्ही करणार असू तर जे डॉक्टर रमाकांत पांडा म्हणतायत की सरकारी यंत्रणा मजबूत झाली पाहिजे आणि खाजगी यंत्रणेने त्याला सपोर्ट केला पाहिजे. आज परिस्थिती वेगळी आहे दुर्दैवानी. सरकारी यंत्रणा मजबूत करण्याची जबाबदारी ही शेवटी सरकारवर जेवढी आहे तेवढीच आपण त्यांच्यावर किती दबाव निर्माण करू शकतो त्यावर देखील आहे. डॉक्टर साहब, आपने लोकमत से बातचीत की. आपके बहाने एक पुराना इंसिडेंस मुझे याद आया, वो बताने की मैंने जरूरत समझी. लोकमत की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. हाँ सर से धन्यवाद। बहुत मेरे अच्छा हुआ है बात करके, हम भी बहुत खुश हैं जो इंटरव्यू हुआ। आपको बहुत धन्यवाद। लोकमत को बहुत थैंक यू वेरी मच.